मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर कबाब खा रहा हूँ, तभी अचानक दर्जनों गाड़ियां मेरे सामने आकर रुकती हैं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लीरू इन लोगों को आतिशबाजी करने का इशारा कर रही थी, साथ ही अपने बॉडीगार्ड से सैकड़ों डिजाइनर सूट्स को वहां लाने के लिए कह रही थी। मेरे पति, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है, अगर हमने 5 साल कहा था तो वो 5 साल ही हैं। किस्मत ने तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। ये बुरा नहीं है। नहीं, इनमें से कोई एक चुनो। हम 1 हफ्ते में अपनी शादी करेंगे, फिक्र मत करो। मैंने पहले ही जूजिन के साथ तलाक फाइनल कर लिया है। अब हम सिर्फ दोस्त रहने के लिए राजी हो गए हैं। एक शुद्ध दोस्ती। मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ। मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे किसी पागल को देख रहा हूँ। यह पागलपन है। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ। लीरुइन दौड़कर आती है और फूलों के एक बड़े बुके के साथ मेरा रास्ता रोक लेती है। गुस्सा मत हो। तुम जानते हो कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक अरेंज मैरिज करूं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर सकती थी। ये सिर्फ एक शादी और फिर तलाक था। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास वापस आ गई हूं। उन 5 सालों को ध्यान में रखते हुए जो तुमने मेरा इंतजार किया, मैंने तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का फैसला किया है। ये कैसा है? क्या ये काफी है? मैंने शादी के लिए सब कुछ पहले ही बुक कर लिया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे पति परेशान हों। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चिल्लाया, बॉडीगार्ड कहाँ है? क्या वो मर गया है? अभी तक अपना काम शुरू क्यों नहीं किया? वो अब इतनी चालाक बन रही है क्योंकि उसके पास बच्चा है। वो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझने लगी है। बॉडीगार्ड दखल देने ही वाला था कि लीरुइन अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। मुयान, 5 साल हो गए बिना मिले। तुम नहीं बदले। मुझे तुम्हारा मेरे प्रति सख्त होना पसंद है। यहां तक कि बॉडीगार्ड भी नहीं बदला। तुम वाकई पुराने दिनों को याद रखते हो। मुझे डर था कि तुम मुझे भूल गए होगे। उसने मुस्कुराते हुए बॉडीगार्ड को ग्रीट किया। बड़े भाई, क्या तुम्हें याद है जब मैंने 5 साल पहले मुयान को ढूंढने के लिए दीवार फांदी थी? तुमने ही मुझे धक्का दिया था। मेरे पैर में आज भी दर्द होता है। वो एक मजाक था, फिर वो सीरियस हो गई। मुयान, तुम जानते हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उस वक्त हर किसी की अपनी मुश्किलें थीं। तुम मेरे साथ विदेश नहीं जाना चाहते थे। मैं अपनी फैमिली की बात टालकर यहां नहीं रुक सकी। अब वो सारी बातें पीछे छूट चुकी हैं। मैंने जिनचेंग चेन से बात कर ली है। हम अब बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। मेरे पेरेंट्स को पता है कि मेरा तलाक हो गया है। वे अब मुझे तुम्हें ढूंढने से नहीं रोकते। मैं उसे बेवकूफों की तरह देखता हूं। लीरुइन, तुम विदेश गई थी लेकिन इंसान बनकर वापस आई हो। क्या तुम अपना दिमाग विदेश में ही छोड़ आई? तुम्हें लगता है कि तुम सोना या हीरा हो? क्या हर आदमी? गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवअवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपए तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड YASIKO100 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। तुम्हें उसी तरह प्यार करेगा। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही अरेंज मैरिज की जरूरत है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लीरुइन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका लुक अभी भी मजाक उड़ाने वाला था। मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरेंज मैरिज में लोग एक सीधा और केयरिंग पति चाहते हैं। तुम्हारे जैसे गुस्से वाले इंसान से कौन शादी करना चाहेगा? तुम्हें वापस लाकर क्या किसी पूर्वज की तरह पूजा जाएगा? ये तो सिर्फ मैं थी जो अंधी थी, जिसने तुम्हारे साथ कुछ साल रिलेशनशिप में बिताए। मैं तुम्हें सब कुछ करने देती थी। दूसरों को देखो, अगर तुम गुस्सा करोगे तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। उन्होंने देखा कि मेरा चेहरा बदल रहा था। लीरुइन ने तुरंत अपनी टोन नरम कर ली। ठीक है, मैं अब तुम्हें और गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने गलत व्यवहार किया। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। इसके अलावा मैं वापस आ गई हूं, है ना? तुम अब 30 साल से ज्यादा के हो चुके हो और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अंकल और आंटी को इसके लिए मुझे डांटना चाहिए। वो एक शरारती मुस्कान के साथ पास आती है। 5 साल पहले इस बात ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था। हम शादी की बात करने के लिए तैयार थे। अचानक उसने कहा कि वो शादी नहीं कर सकती। वो अपनी फैमिली के साथ इस पर धीरे धीरे बात करना चाहती थी। उसके बाद वो पूरी तरह गायब हो गई। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मैंने हर जगह लोगों को ढूंढा, यहां तक कि मैंने पुलिस को भी कॉल किया। आखिरकार पुलिस ने बताया कि फैमिली पहले ही देश छोड़ चुकी है। वे 3 दिन पहले ही विदेश जाकर बस गए थे। मैंने एयर टिकट से उसका नंबर निकाला। मैंने देखा कि वो जुजेन के साथ ओपन एयर में शादी कर रही है। बिना सोचे मैं उसे वहां से ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। जब वो मुझे ढूंढने आई तो मुझे एक बेघर इंसान समझ लिया गया। मुझे पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया और मैं 2 दिन तक भूखा रहा। तुम जानते हो कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं हर हाल में जूजिन चैन से शादी करूं। उनका कहना है कि इसी तरह मैं विदेश में सेटल हो पाऊंगी। मैं वाकई उनका सामना नहीं कर सकती, वरना वे मेरे पैर तोड़ देंगे और मुझे तुम्हें कभी ढूंढने नहीं देंगे। ये सब उसने शुरू किया था, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा बुरी तरह रो रही है। मुयान नुगुआन, मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसके एक बाल को भी हाथ नहीं लगाऊंगी।
मैं तलाक ले लूंगी और 5 साल में तुमसे शादी करने के लिए वापस चीन आ जाऊंगी। मैं अकेला चीन वापस आ गया। मैं 1 महीने तक बहुत उदास रहा। मेरा भाई अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो मुझे एक डिनर पर ले गया। उसी वक्त मेरी मुलाकात फुयों रंग से हुई। ये देखकर कि मैं खामोश हूँ, लीरुइन और जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए मेरे करीब आई और मेरी बाहों में फूल थमा दिए। ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, वरना तुम मेरे घर के पास चक्कर नहीं लगाते। तुम देखना चाहते थे कि मैं चीन वापस आई हूं या नहीं, है ना? अब मैं आ गई हूं। मैं खुश नहीं हूं। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी नजर उसके पीछे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ओर गई। इसने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पीछे क्या है? अगर तुम अंधी हो तो जाकर अपने लिए चश्मा बनवाओ। रास्ते से हटो। लीरुइन नाराज नहीं थी, इसके बजाय वो और भी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हें जानती हूं, तुम जिद्दी इंसान हो। तुम्हें हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम डॉक्टर को घर बुला लेते हो। मेरे बारे में सोचने के अलावा तुम यहाँ क्यों आओगे? फिक्र मत करो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में और कुछ कहो। मैं सब समझती हूँ। 7 दिनों में मिलते हैं, मेरे सबसे हैंडसम दूल्हे। वो सीधी खड़ी हो गई और अपनी छाती ठोकते हुए शेखी बघारने लगी। उसका ये कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इरिटेट करने वाला था। मैंने गुस्से में फूल जमीन पर फेंक दिए। तुम पागल हो क्या? जल्दी करो और जुच्चन से कहो कि तुम पर नजर रखे। तुम जैसे पागल लोग छिपे रहा करो और दूसरों को परेशान मत करो। मैं मुड़कर 2 कदम ही चला था कि लीरुइन अपना सिर झुकाए फोन पर मैसेज भेजने में बिजी हो गई। भाई, तुम्हारा तरीका वाकई काम कर रहा है। वो जेलस है। वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। जब मेरी बहन की शादी होगी तो मैं तुम्हें मेन टेबल पर बिठाऊंगी। जूजी NGCHN ने एक वॉइस मैसेज भेजा। मैं उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं सुन पा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस में बधाई देता हूँ। ये देखकर कि मैं चला गया हूँ, लीरुइन ने अपना फोन रखा और जल्दी से अपने बॉडीगार्ड से सूट्स को गाड़ी में रखने के लिए कहा। इसे गंदा मत करना। मेरा पति सफाई का बहुत शौकीन है। सफाई का बहुत शौकीन है। प्लीज जरा ध्यान से। उसने मेरे पीछे से फिर चिल्लाकर आवाज दी। मुयान, इन्हें ट्राई करना मत भूलना। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं आज रात तुम्हारे लिए फिर से एक नई ड्रेस चुनूंगी। गाड़ी का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हुआ। मेरा चेहरा पूरी तरह उतर गया। मैं सूट से भरी गाड़ी लेकर घर वापस आ गया। अंकल वैंग मुस्कुराते हुए पास आए। उन्होंने अपने हाथ मले और मुझसे पूछा, साहब ये चीजें क्या हैं? चलो इन्हें छोटे नन्हे साहब के लिए रख देते हैं। ये वो सूट हैं जो उनकी आंटी ने उनके लिए तैयार किए हैं ताकि वे फ्यूचर में शादी कर सकें। अंकल वैंग झेंपते हुए मुस्कुराए। साहब, छोटे नन्हे साहब आपकी लिमिटेड एडिशन वाली पेन से खेल रहे हैं। उनके पूरे चेहरे पर इंक लगी है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मुझे डर है कि ये खराब हो जाएगा। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हमारा बेटा घर से उछलते हुए बाहर आया। उसके पूरे चेहरे पर इंक लगी थी। वो मेरी बाहों में कूद पड़ा। उसने मुझे सिर से पैर तक गंदा कर दिया। पापा, आप वापस आ गए। मेरी बहन कैसी है? वो ज्यादा शोर तो नहीं मचाती है ना? मैं बस यही कहना चाहता था कि बच्चा अभी सिर्फ कुछ महीनों का है। जेंडर का किसे पता होगा। अगले ही पल मेरे बेटे की नजर उस फिटिंग वाले सूट पर टिकी। वाह, ये बहुत सुंदर है पापा। मैं इसे पहनना चाहता हूँ। अंकल वैंग उसे पकड़ने के लिए लपके। अरे नहीं, छोटे नन्हे उस्ताद, आप पूरे गंदे हैं। अपने कपड़े और मत बिगाड़िए। मैं बैठ गया और अपने लिए 1 कप गर्म पानी लिया। इसे खेलने दो। वैसे भी ये सिर्फ कचरे का ढेर है। मुझे कुछ याद आया और मैंने एक शरारती मुस्कान दी। अगली बार जब मुलाकात होगी तो इसे खुद उस आंटी को थैंक यू कहने देना। बच्चों में वाकई बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। उसने 2 घंटे से भी कम समय में 100 से ज्यादा सूट्स खराब कर दिए। जब उसे लगा कि अब खेलने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो मुझे खींचने लगा और कहने लगा कि उसे आइसक्रीम चाहिए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे उसे मॉल ले जाना पड़ा। अंदर घुसते ही मेरी टक्कर जुजन से हुई, जो एक अंगूठी ट्राई कर रहा था। मेरे बगल में खड़ी औरत का अंदाज बहुत हल्का है। वो हमेशा की तरह भड़काने वाले अंदाज में थी। तुम इतनी जल्दी मेरे बारे में सोचने लगे? क्या तुम प्लीज मुझे अपनी ब्लॉक लिस्ट से हटा सकते हो? अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना ताकि तुम कहीं भाग न जाओ। वो चापलूसी करते हुए मेरे करीब आई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। क्या तुमने सूट ट्राई किया? क्या तुम्हें कोई पसंद आया? मैंने उन्हें तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से चुना है। उन्हें इकट्ठा करने में मुझे 1 साल लगा। मेरी ईमानदारी को देखो। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मर्द जब ज्यादा गुस्सा करते हैं तो वे बूढ़े दिखने लगते हैं। मैंने अपने होंठ भींचे। मैंने ठंडी टोन में कहा, मैं बूढ़ा दिखूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। एक अच्छा कुत्ता रास्ते में नहीं आता। रास्ते से हटो। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे। मैंने पब्लिक में लायराइन का मजाक उड़ाया। एक पल में उसका चेहरा बदल गया। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथ पहले ही काफी अच्छी रही हूं। इतनी भी अति मत करो। ये सच है कि तुमने 5 साल मेरा इंतजार किया, लेकिन मैंने भी विदेश में तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत की है। मैं तुम्हें प्यार करती हूं, इसलिए तुम्हें ये सब करने देती हूं। वाकई ये मत समझो कि तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। बाहर निकलकर तुम सिर्फ लोगों को नाराज ही करते हो। जे फैमिली की कितनी ताकत है जो तुम्हें बाहर इतना फ्लैम्बॉयंट दिखावटी होने देती है। क्या तुम्हें सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं है? मुझे खामोश देखकर उसे फिर लगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने और भी ज्यादा सेटिस्फाइड टोन में कहा, देखो तुम अब कैसे हो गए हो। मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहेगा? अमीर लोगों के पास चुनने के लिए बहुत से यंग और हैंडसम लड़के हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई मेरी तरह बेवकूफ है? एक 18 साल के स्टूडेंट को इग्नोर करना
जब हम साथ थे तो मैं तुम्हारे सामने एक कुत्ते की तरह खुद को नीचा दिखाता था। उसने वाकई मेरे सामने बहुत माफी मांगी थी, लेकिन ये सब उसके सेंस ऑफ लिमिट्स की कमी की वजह से था। ऐसा नहीं था कि कोई यंग लड़का सड़क किनारे उससे उसका चैट मांग रहा था। बात बस इतनी थी कि उसे दूसरे चाहने वालों से फूल मिल रहे थे। मैंने बस उसे माफी मांगने के लिए कहा था। उसे असल में बुरा महसूस हुआ। उसकी वो परेशान करने वाली यादें बार बार सामने आ रही हैं। मेरा चेहरा अचानक उतर गया। ये वाकई मिस्टर लियू के लिए मुश्किल रहा होगा। शुक्र है कि तुम में उस वक्त ब्रेकअप करने की समझदारी थी, वरना ये दुख पूरी जिंदगी चलता। चूंकि तुम जानते हो कि तुमने गलत इंसान को चुना था। मिस्टर लू, इस बार मुझे टॉर्चर मत करो। हम दोनों अपने अपने रास्ते रहें, वही बेहतर है। यह कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। लिरुइन तुरंत बेचैन हो गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते? अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि जूजिन चेन उसके पीछे से बाहर आया। उसकी उंगली में हीरे की बड़ी अंगूठी खास तौर पर चमक रही थी। तो ये वही मिस्टर जान है जिनसे रुया 5 साल से प्यार करती है। हेलो, मैं जूजिन चेन हूँ, लू रुयान का एक्स हस्बैंड। अब मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ। मिस्टर जान, आपका मिजाज वाकई वैसा ही है जैसा सुना था। मैं तो लगभग डर ही गया था। यह कहने के बाद वो पास आया। उसने धीरे से मुझे शांत करने की कोशिश की। गुस्सा मत होइए मिस्टर जान। विदेश में 5 साल के दौरान रुया ने आपके बारे में अच्छी बातें कहना कभी बंद नहीं किया। मैंने ही उसके सूट्स चुनने में मदद की थी। तो ये कैसा है? क्या आपका कोई फेवरेट स्टाइल है? नहीं, मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। जूजिन चेन लू रुयान के पास आता है और उसे हल्का सा धक्का देता है। क्या तुम मिस्टर जान से माफी नहीं मांगोगी? मर्द ऐसे ही होते हैं। वे तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए गुस्सा होते हैं। तुम्हें लगता है कि हर कोई मेरी तरह समझदार है। लिरुइन आदत के मुताबिक मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार होती है। मैं मुड़ता हूँ और अपने बेटे का हाथ पकड़कर एक सही मुस्कान देता हूँ। ओह, तो मिस्टर जू ने सूट चुना था। मुझे अभी तक तुम्हें थैंक यू कहने का वक्त नहीं मिला। मेरे बेटे ने उनके साथ बहुत मजे किए, लेकिन क्वालिटी कुछ खास नहीं थी, ज्यादा टिकाऊ नहीं थे। मेरे बच्चे, जल्दी से अंकल को थैंक यू बोलो। मेरे बेटे की मासूम आंखें बारी बारी से हम सबको देख रही हैं। जूजिन चेन एक पल के लिए सन्न रह गया। वो धीरे से ठहाका मारकर हंसा। मिस्टर जान को हमेशा मजाक करना पसंद है। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। यह बच्चा कहाँ से आया? इस तरह बात करना वाकई रुया का दिल दुखा सकता है। विदेश में रहने के दौरान वो लगभग हर रात शराब पीती थी। वो सपनों में तुम्हारा नाम पुकारती थी। जब मैं उसे सुखाने में मदद करता था तो उसने कई बार मुझे गलती से तुम समझ लिया था। अब आप दोनों आखिरकार साथ आने में इतना वक्त लगा है। सीन क्रिएट मत करो, जल्दी से बच्चे को यहाँ से भेजो। उसके पापा जल्दी ही परेशान हो रहे होंगे। लिरुइन मुझे बड़े ध्यान से घूर रही थी। वो जैसे मेरी शक्ल में छेद कर देना चाहती थी। ये बच्चा किसका है? तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया है? जान मुयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जूजिन चेन, आय हाय, उसने औरत को कोहनी मारी। क्या तुम्हें ये भी समझ नहीं आता? तुमने किसी को इंतजार करवाया 5 साल। मिस्टर जान, आप एक एक्ट्रेस के साथ फालतू में गुस्सा हो रहे हैं। लिरुइन ने साफ तौर पर चैन की सांस ली। मुयान, मैं जानती हूं कि तुम गुस्से में हो क्योंकि मैं विदेश चली गई थी, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब मैं वापस आ गई हूं। मेरे साथ सीन क्रिएट मत करो। बच्चे को जाने दो। आज मैं कुछ नहीं कर रही। मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरा कार्ड भी खर्च कर सकते हो। ये कहते हुए वो मुझे खींचने के लिए पास आती है। मेरा बेटा डर के मारे रोने लगा। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और सामने आने से मना कर दिया। पापा, ये आंटी कौन है? वो ऐसा क्यों कह रही है कि आप मेरे पापा नहीं हो? मैं पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसके मुंह से पापा शब्द निकला, वहां तुरंत सन्नाटा छा गया। उन दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। वह हाथ उठाने के लिए बढ़ी। तुम्हारा बाप कौन है? तमाशा मत करो, चुप रहो। मेरा बेटा और जोर से रोने लगा। मैं आग बबूला हो गया। मैंने अपने बेटे को अपनी बाहों में प्रोटेक्ट किया। तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है? ये मेरा बेटा है। ये 4 साल का हो चुका है। अपनी आंखें खोलकर देखो। वो वहीं जम गई। उसका उठा हुआ हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। तुम्हारा बेटा? मैंने तुमसे शादी करने के लिए 5 साल इंतजार किया। मैंने देश वापस आने और तुम्हें ढूंढने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, और तुम मुझे बता रहे हो कि अब तुम्हारा एक बेटा है। जान मुयान, तुम मुझे क्या समझते हो? किसी मामूली चीज की तरह। जूजिन चेन एक फिक्रमंद चेहरे के साथ पास आया। वो ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके शब्द आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रुया, जल्दबाजी मत करो। शायद मिस्टर जान तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुखी थे। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई टेम्पररी गलती की होगी। जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, बस एक सौतेली माँ बनने की बात है। यू फैमिली को खाने के लिए एक बच्चे की जरूरत नहीं है। एक मामूली सेंटेंस ने मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ में एक दुखी इंसान बना दिया। तमाशा देख रहे लोग तुरंत मेरे खिलाफ हो गए। क्या ये वही बंदा नहीं है जिसे डंप किया गया था? उसे आगे बढ़ने के लिए कोई ईमानदार आदमी ढूंढना चाहिए। आय हाय, उसने 5 साल तक इसका इंतजार किया, और ये एक बच्चे का बोझ उठा रहा है। इतना ही काफी है, और ऊपर से इसका एटीट्यूड इतना खराब है। इसे वाकई बर्ताव करना नहीं आता, और ये दिखने में भी उतना अच्छा नहीं है। ये औरत जरूर अंधी होगी। मुझे लगता है कि इसके बगल वाला आदमी कहीं ज्यादा हैंडसम है। ये दोनों एक अच्छी जोड़ी बनेंगे। सुगबुगाहट और तेज होने लगी। जूजिन चेन मुझे खींचने का नाटक करता है। मिस्टर जान, ऐसे मुंह मत बनाओ। इतने सारे लोग देख रहे हैं।
तुम जानबूझकर रूया को शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें बस माफी मांगनी चाहिए। मैं उसे इस तरफ मना लूंगा, यह मेरा काम है। वो हमेशा मेरी सलाह मानती है। वो जरूर बच्चे का ख्याल रख पाएगी। लिरुइन ने मजबूती से मेरी कलाई पकड़ ली। ताकत इतनी थी कि वो मेरी हड्डी तोड़ सकती थी। मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो औरत कौन है। कुछ देर बाद वो अचानक हार मानते हुए मायूस टोन में बोली, तुम बस इस बात का फायदा उठा रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना? मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें दोष दूं, लेकिन एक औरत को बर्बाद करना ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा। मैंने उसे पीछे धकेल दिया। मैं मजबूती से अपने बेटे को पकड़ता हूँ। मिस्टर लू इतने काबिल हैं, खुद ही पता लगा लीजिए। वैसे भी शादी ऑर्गेनाइज करना भी आपकी अपनी मर्जी थी। मैं जाने के लिए मुड़ा। इससे पहले कि ये मामला सुलझता, लिरुइन का गार्ड अचानक मेरे सामने आ गया। तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम्हें कहीं जाने का हक नहीं है। मुझे अपने बेटे के डर जाने का फिक्र है। मेरा गुस्सा अभी फूट नहीं सकता। मुझे 1 घंटे तक शॉपिंग करने से खुद को रोकना पड़ा, जब तक कि बॉडीगार्ड एक बार में डांस का वीडियो नहीं ले आया। लिरुइन गुस्से से तुरंत लाल हो गई। उसने अपना फोन तोड़ दिया। तुम्हें बस एक मॉडल में दिलचस्पी है जो डांस करती है, जो मुहीन बहुत खूबसूरत है। मुझे पागल करने के लिए तुम वाकई कुछ भी करने को तैयार हो। मेरी नजरें जमी हुई स्क्रीन पर टिक गईं। ये वही डांस था जो फिनैन ने शादी से पहले मुझे खुश करने के लिए सीखा था। लिरुइन ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। उसकी नाक मेरी नाक से छू रही थी। उस औरत को मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। उसे बर्बाद करने के बाद मैं ऐसा व्यवहार करूंगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा इस तरह की जगह पर पाया तो तुम जानते हो इसके नतीजे क्या होंगे। जूजिन चैन ने फिर से कॉफी ली। वह ठहाके मारकर हंस रहा था। रुयान, ये ठीक हो जाएगा। तुम भी तो विदेश में अक्सर ऐसी जगहों पर जाती हो, है ना? जब भी तुम नशे में होती हो तो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ता है ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। मिस्टर जान तुम्हारे जाने के बाद से दुखी हैं। साथ देने के लिए किसी को ढूंढना मैं समझ सकता हूं। समझना, ये सब बकवास है। मैं एक औरत हूं। क्या वो मेरी तरह हो सकता है? अपनी भड़ास निकालने के बाद लिरुइन एक गहरी सांस लेती है। मैं उस औरत के साथ इस मामले को देख लूंगी। शादी के बाद बच्चा फैमिली का हिस्सा होगा। मैं उन्हें दोबारा मिलने नहीं दूंगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी। घर जाओ और शांति से शादी का इंतजार करो। इन 6 दिनों में बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। मामले को खत्म करते हुए वो जूजिन चैन के साथ चली गई। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चले गए। रुया, ऐसा चेहरा मत बनाओ। आज रात मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ ड्रिंक्स पिलाऊंगा। चलो चलो, मैं कुछ और लोगों को बुलाता हूँ। आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। मेरे बेटे ने मुझे झिझकते हुए खींचा। पापा, वो आंटी कौन थी? वो एक पागल औरत है। मम्मी को इसके बारे में मत बताना। उसके तमाशा करने के बाद मेरा शॉपिंग करने का मन नहीं रहा। स्टोर से बाहर निकलते ही कर्मचारी मेरे पीछे भागा। उसके हाथों में 3 शॉपिंग बैग्स थे। ये वो है जो मिस्टर ने खरीदा है और कहा कि वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। बिल्कुल सही समय पर आप स्टोर में ही हैं। हम नहीं जाएंगे, प्लीज इसे रख लीजिए। मैंने बैग में एक नजर डाली। ये वही वेडिंग रिंग्स थीं जो मैंने 5 साल पहले अपने और उसके लिए चुनी थीं। अफसोस, वेडिंग रिंग्स का स्टाइल अब पुराना हो गया है और जज्बात भी एक्सपायर हो चुके हैं। उस रात मैंने अभी अपने बेटे को सुलाया ही था। जूजिन चैन ने किसी न किसी तरह मेरा नंबर ले लिया। उसने मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। उसने मुझे एक बार बार के केबिन का वीडियो भेजा। लिरुइन नशे में धुत थी। वो चिल्ला रही थी, वो सिर्फ एक बच्चा ही तो है। आखिर शादी के बाद किसके बच्चे नहीं हो सकते? मैं उसे 10 या उससे भी ज्यादा बच्चे दूंगी। वो बाहर जाकर मजे नहीं कर पाएगा। जूजिन चैन ने हंसते हुए मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा। ज्यादा फिक्र मत करो। रुयान बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम है। चिंता मत करो, उसे मेरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शांति से शादी का इंतजार करो। लेकिन वीडियो के आखिर में उसने जानबूझकर टेबल पर रखे कमरे के रूम कार्ड को दिखाया और 10 या उससे ज्यादा बच्चे होने की बात दोहराई। गुस्से के मारे मेरा फोन फेंकने का मन हुआ। ऐसा लगता है कि अब इस सीक्रेट मैरिज की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि मैं अपनी सगाई एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। फुयों इतनी खुश थी कि उसने अपने सोशल मीडिया पर 3 मैसेज पोस्ट किए। हाँ, अब मेरा एक पति है। हमारा एक प्यारा बेटा भी है। हमने 6 दिन में शादी की सेरेमनी प्लान की है। आप सभी का स्वागत है। शादी के दिन मेरे अकाउंट में 5 करोड़ का ट्रांसफर आया। उसके साथ बस एक छोटा सा मैसेज जुड़ा था, अपनी मर्जी से दिया गया दहेज जो वापस नहीं लिया जाएगा। जब लिरुइन गाड़ियों के काफिले के साथ मेरे घर के सामने पहुंची तो घर खाली था। उसने 2 घंटे तक दरवाजे पर इंतजार किया। एक बच्चे के साथ उसका चेहरा और भी ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। मैं अब गुस्से में भी नहीं हूं, बस यही है, वो अभी भी मुझे डराना चाहती है। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा धमाके के साथ बजा। इससे पड़ोसी जाग गए। लिरुइन को बमुश्किल ये समझाने का वक्त मिला कि वो शादी करने जा रही है। पड़ोसी उसी वक्त हैरान रह गए। क्या जिंग फैमिली का बेटा पिछले 5 साल से शादीशुदा नहीं है? बच्चे भी पहले से हैं। वे आज अपनी शादी दोबारा कर रहे हैं। क्या तुमने गलत घर तो नहीं चुन लिया? नहीं। लात मारते वक्त लिरुइन के पैर वहीं जम गए। वो गिरते गिरते बची। तुम क्या कह रहे हो? किसके साथ दोबारा शादी? मैडम फुयोन के साथ। बेशक। पड़ोसी को ये सब नॉर्मल लग रहा था। वो अपनी उंगलियों पर गिनने लगी। वे कई सालों से सीक्रेट मैरिज में है। बच्चा पहले ही 4 साल का हो चुका है। आज आखिरकार उनकी सेरेमनी हो रही है। शहर के बाहरी इलाके के सबसे बड़े हॉट स्प्रिंग होटल में।
मैंने सुना है कि उन्होंने फूलों से भरे 3 ट्रक मंगवाए हैं। सीक्रेट मैरिज। फुयों। लिरुइन की आवाज अचानक ऊंची हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर पड़ोसी का हाथ पकड़ लिया। ये मुमकिन नहीं है, तुम गलती कर रही हो। नहीं, मुयान ने कहा था कि वो 5 साल मेरा इंतजार करेगा। मैंने अभी अभी जुजन से तलाक लिया है, ये कैसे हो सकता है? पड़ोसी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी पकड़ से उसका हाथ दर्द कर रहा था। वो जल्दी से पीछे हट गई। तुम्हें क्या हो गया है? मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? कुछ साल पहले जब मुयान की पत्नी प्रेग्नेंट थी तो मुयान ही उसे हर दिन चेकअप के लिए ले जाता था। वो इसी बिल्डिंग से बाहर निकली थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने देखा कि लिरुइन का चेहरा पीला पड़ गया है। उसका दिल कांपने लगा। वह 2 कदम पीछे हट गई। मुझे अभी घर जाकर अपने पार्टनर के लिए डिनर तैयार करना है। मैं अब और बात नहीं करूंगी। अगर तुम मुयान को ढूंढ रही हो तो सीधे बेल बजाओ। लिरुइन जिंग फैमिली के बंद दरवाजे को घूरती रही। उसका दिमाग खाली हो गया था। पुरानी यादें अचानक उसके सामने आने लगी। उस दिन लिविंग रूम में उसने मुयान को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां उस एल्बम को छू रही थीं जो उसने पकड़ा था। गलती। जब हम शादी करेंगे तो हम इसी स्पा होटल में सेरेमनी करेंगे। क्या ये स्पा होटल अच्छा है? उस वक्त मुयान ने हंसते हुए सिर हिलाया था। उसकी शर्ट पर आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, खैर, अब उसकी शादी वाकई उसी होटल में हो रही थी, लेकिन दुल्हन वो नहीं थी। फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर जुजन का नाम आया। हेलो, क्या चल रहा है? फोन से जुजन की आवाज आई, जिसमें थोड़ा उकसाने वाला अंदाज था। मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि शादी की बात मत करो। पहले मुयान को थोड़ी छूट दो। क्या तुम्हारी किसी से बहस हुई थी? क्या तुमने दूल्हे से कांटेक्ट किया? लिरुइन ने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। नहीं, पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने सुना है कि मुयान आज फुइनान के साथ दोबारा शादी कर रहा है और उनका एक 4 साल का बेटा भी है। फोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर जुजी एनजीसीएचएन के जोर से हंसने की आवाज आई। फू ऑन रन। क्या वो बीजिंग में नरक के बीज के नाम से मशहूर नहीं है? उसे मर्द पसंद नहीं है। उसके बारे में तो कोई अफवाह तक नहीं है। वो मुयान से शादी कैसे कर सकती है? यकीनन पड़ोसी ने गलत देखा होगा। उसने लोगों को पहचानने में गलती की है। वो थोड़ा रुका और फिर एक अच्छे दोस्त की तरह सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए सीरियस आवाज में बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुयान पक्का तुमसे अभी भी नाराज है क्योंकि तुम इतनी जल्दी में चली गई थी। उसने तुम्हें चिढ़ाने के लिए पक्का किसी को एक्टिंग करने के लिए काम पर रखा होगा। जरा सोचो, वो पहले तुम्हारे साथ कितना चिपका रहता था। तुम्हारी 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पर भी वो तुम्हें हर रोज वीडियो कॉल करता था। वह वाकई किसी और से शादी कैसे कर सकता है? हो सकता है कि वो बच्चा असल में उसके किसी दोस्त का हो, सिर्फ नाटक करने के लिए उधार लिया गया हो। लिरुइन की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वाकई वो सच में मुझसे नाराज है, यह पक्का है। जूजी एनजीसीएचएन की आवाज में यकीन था। जल्दी करो, होटल जाकर चेक करो कि क्या फू फैमिली वाकई शादी ऑर्गेनाइज कर रही है। तुम्हें अंदर जाना चाहिए और उसे साफ कहना चाहिए, भाई, मैं यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने आई हूँ। अगर बात नहीं बनती तो मैं तुम्हें कवर करने के लिए अभी वहां आती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि उस इंसान को वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसने फोन रख दिया। लिरुइन ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से निकल गई। अब वो कांप रही थी। उसका सिर जुज्जन की बातों से भरा हुआ था। ये पक्का एक एक्टिंग होगी। मुयान वाकई किसी और से शादी नहीं कर सकता। वह अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। थर्मल होटल शहर के बाहरी इलाके में है। लिरुइन को वहां पहुंचने में 40 मिनट लगे। उसने अभी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी ही की थी कि उसे काले सूट में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया। मैडम, क्या आपके पास इनविटेशन है? सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नजरें उसे बारीकी से परख रही थीं। आज मिस्टर एफयू का बैंक्वेट है। सिर्फ इनवाइटेड गेस्ट्स को ही अंदर जाने की इजाजत है। मिस्टर फू ऑन रैन। लिरुइन का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या अंदर सूट में कोई आदमी है जिसका नाम जिन मुयान है? मिस्टर एफू वाकई जिंग नाम का इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी टोन और ठंडी हो गई। मैडम, क्या वाकई आपके पास इनविटेशन है? अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज यहां से जाइए। यहां वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर इससे बैंक्वेट में खलल पड़ा तो आप इसके नतीजे नहीं झेल पाएंगी। लिरुइन बेचैन हो गई। उसने हाथ बढ़ाया और अंदर घुसने की कोशिश की। मैं जिन मुयान की दोस्त हूं। मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। मुझे अंदर जाने दो। रुक जाइए। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने के लिए तुरंत पास आए। उसे वहीं पकड़ लिया गया और वो हिल भी नहीं पा रही थी। अगर आपने और प्रॉब्लम क्रिएट की तो हम नरमी से पेश नहीं आएंगे। लिरुइन होटल के बड़े दरवाजे को देख रही थी। अंदर से संगीत की हल्की आवाज आ रही थी। उसके दिल की घबराहट और तेज होती जा रही थी। उसने एक वेटर को देखा जो ट्रे लेकर जा रहा था। वेटर के पास आते ही उसने गार्ड की अनदेखी का फायदा उठाया। वो अंदर घुसने के लिए एक वेट्रेस के भेष में बदल गई। बैंक्वेट हॉल चमकीले गुलाबों से भरा हुआ था। लिरुइन की नजर भीड़ को टटोल रही थी। वो एक पल में स्टेज पर टकटकी लगाए रह गई। मैंने एक कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। मेरे बाल सलीके से स्टाइल किए हुए थे। मैं अपने बगल में खड़ी औरत को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो औरत सफेद वेडिंग ड्रेस में थी। वो बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। वो बिल्कुल उस दिन के वीडियो वाली औरत थी। लेकिन क्या वो बार की मॉडल नहीं थी? वो फुयोन रान कैसे हो सकती थी? वो जो बीजिंग में सब कुछ कंट्रोल करती थी। लिरुइन ने अपनी सांसें रोक लीं। वो उस अंगूठी के बॉक्स को देख रही थी जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने बड़ी नजाकत से मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई। हर मूवमेंट में गजब की कोमलता थी। नीचे सूट पहने एक छोटा लड़का अपने पंजों के बल खड़ा हो गया।
वो अपनी मासूम आवाज में चिल्लाया, पापा, मम्मी, जल्दी से अंगूठियां बदलो। ये वही मॉल वाला लड़का था। लीरुइंग की सांसें जैसे थम गईं। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जोर से जकड़ लिया हो। दर्द इतना था कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो मेरी आंखों की मुस्कान देख रही थी। ये वो नरमी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वचनों की गूंज उसके कानों में पड़ रही थी। वो अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने भीड़ को धक्का दिया और स्टेज पर चढ़ गई। मुयान, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुमने मेरा इंतजार करने का वादा किया था। मैंने जूजिन चैन से तलाक ले लिया है। मैं वापस आ गई हूं। आज हमारी शादी है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने मुझे खींचा और मैं लड़खड़ा गया। मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया। मेरी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। लीरुइंग, तुम पागल हो गई हो। आज मेरी पत्नी और मेरी शादी है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुमसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहा। फुयोन रान एक कदम आगे बढ़ी और मुझे अपने पीछे प्रोटेक्ट किया। उसकी नजर बहुत तेज थी। मैडम, प्लीज अपने शब्दों और अपनी हरकतों पर ध्यान दें। अगर आपने मेरे पति को दोबारा परेशान किया तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर आपको बाहर निकलवाने में हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं उसे परेशान कर रही हूँ? लीरुइंग ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी आंखें नम थीं। मैं इतने सालों तक मुयान के साथ रही हूँ। हमने पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया था। अगर मेरी फैमिली ने मुझे अरेंज मैरिज के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा पाती? मुयान, क्या तुम भूल गए जो हमने कहा था? तुमने 5 साल इंतजार करने को कहा था। मैं वापस आ गई हूँ। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और उनमें आंसू झलकने लगे। आसपास के मेहमान मुड़कर देखने लगे। सुगबुगाहट और तेज होने लगी। लीरुइंग को किसी की परवाह नहीं थी। वह फिर से मेरा हाथ पकड़ने के लिए बढ़ी। मुयान, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैंने शादी की तैयारी पहले ही कर ली है। उससे शादी मत करो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। मैंने एक कदम पीछे हटकर उसकी हरकत से खुद को बचाया। मेरी टोन व्यंग्य से भरी थी। फिर से शुरुआत? लीरुइंग, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? 5 साल पहले तुम बिना बताए विदेश चली गई थीं। मैं तुम्हें ढूंढने विदेश गया था। मुझे लगा कि तुम्हें फैमिली ने मजबूर किया होगा या अरेंज मैरिज का दबाव होगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी फैमिली के गार्ड ने मुझे पुलिस स्टेशन में फिंकवा दिया। मैं वहां 2 दिनों तक भूखा रहा। तुम उस वक्त कहाँ थीं? उस वक्त तुम कहाँ थीं? जब से मैं वापस आया हूं मैं हर दिन रोता रहता था। मेरा वजन गिरकर सिर्फ 80 किलो रह गया था। और तब तुम कहाँ थीं? लीरुइंग का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसने अपना मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं निकाल पाई। तुम कहती हो कि तुमने जूजन से तलाक ले लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करनी चाहिए। जान लीरुइंग, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट समझने लगी हो? मेरा वक्त तुम्हारी गलतियां सुधारने या तुम्हारे वापस मुड़ने का इंतजार करने के लिए नहीं है। मैं अब बहुत खुश हूं। मैं तुमसे तुरंत यहां से जाने के लिए कहता हूं, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। उसकी आंखें लाल थीं। उसने फटी आवाज में सवाल किया, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? बल्कि यूं कहो, देखो तुमने मुझे कैसे चक्करों में फंसा रखा है। तुम खुश हो, है ना? मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। तुमने मेरे दिल को मजाक का विषय बना दिया है। मैं उस पल गुस्से में हंस पड़ा। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था। मैंने तो बताया था, बस तुमने कभी यकीन नहीं किया। मेरे बेटे ने बड़ी सावधानी से अपना मुंह खोला। पापा, ये आंटी फिर से क्या कर रही हैं? क्या इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? लीरुइंग ने अचानक अपना आपा खो दिया। वह मुड़ी और दूसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ गई। अपना एक पैर ऊपर रखकर वो भीड़ की तरफ चिल्लाई, मुयन, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। मैं अपनी बात की पक्की हूं। मेहमानों के बीच तुरंत हलचल मच गई। कोई चिल्लाया तो किसी ने फोटो खींचने के लिए अपना फोन निकाल लिया। मेरा चेहरा बदल गया। फुइनान ने तुरंत अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। घबराओ मत, मैं इसे देख लूंगी। फुइनान ने उसकी तरफ नजरें उठाईं। उसकी टोन शांत थी लेकिन उसमें धमकी छिपी थी। अगर तुम्हें वाकई मुयान की फिक्र है तो यहां तमाशा मत करो। उसे शांति से अपनी शादी पूरी करने दो। मैं नहीं चाहती। लीरुइंग की आंखें लाल थीं। जब तक मुयन मेरे साथ नहीं आता। ये कहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह फुर्ती से कूद गई। धप, एक जोरदार आवाज के साथ वो नीचे कालीन पर गिरी। उसके घुटने से तुरंत खून बहने लगा। फिर भी उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। वो उठी और स्टेज की तरफ भागी। मुयान, मुयान, मेरे साथ चलो। सिक्योरिटी गार्ड, फुइनान ने ठंडी टोन में आदेश दिया। बगल में इंतजार कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे मजबूती से पकड़ने के लिए लपके। मैंने उसकी उस हालत को देखा। मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। लीरुइंग, अब और तमाशा मत करो। अगर तुम मुझे बधाई देने आई हो तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अगर शोर मचाने आई हो तो फू फैमिली के लोग मजाक करने के लिए यहाँ नहीं है। लीरुइंग, मुयान को छोड़ दो। अचानक मेरे पेरेंट्स भीड़ को चीरते हुए सामने आए। मेरे पिता ने लायराइन का हाथ पकड़ा। तुम कब तक मुयान को चोट पहुंचाती रहोगी? अंकल, मैं वाकई मुयान से प्यार करती हूँ। मैंने पहले ही जुजन से तलाक ले लिया है। लायराइन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो सफाई देना चाहती थी। मेरी माँ ने लाल आंखों के साथ उसकी बात काट दी। उनकी आवाज कांप रही थी। उस साल तुम्हारे जाने के बाद मुयान हर दिन लिविंग रूम में तुम्हारे कॉल का इंतजार करता था। अगर कॉल नहीं आता तो वो एयरपोर्ट जाकर तुम्हारा इंतजार करता था। आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो तुम्हें ढूंढने के लिए विदेश का टिकट लेकर गया। और नतीजा क्या निकला?
जैसे ही वो शादी वाली जगह पर पहुंचा, गार्ड्स ने उसे वहां से भगा दिया। तुम्हारी फैमिली के गार्ड्स ने उसे एक चोर समझकर वहां से भगा दिया। उसे पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया, जहां वो 2 दिन और 2 रात तक भूखा रहा। वापस आने के बाद उसने खुद को कई दिनों तक कमरे में बंद कर लिया, न कुछ खाता था और न किसी से बात करता था। वो इतना दुबला हो गया था कि सिर्फ हड्डियां बची थीं। आखिर में उसने नींद की गोलियां खा लीं। अगर वक्त रहते यौनजान ने उसे न देखा होता और हम उसे हॉस्पिटल न ले जाते तो आज तुम उसे देख भी नहीं पाती। मेरी माँ के आंसू बह रहे थे। अब उसके पास पत्नी और बच्चे हैं। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी है। वे एक शांत और सुखी जीवन जी रहे हैं। लीरोइन, अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो अब उसकी लाइफ में दखल देना बंद करो। तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। गार्ड लीरोइन को बाहर ले जा रहे थे। वो मुड़कर देखने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि फुइनान जमीन पर गिरी हुई अंगूठी उठाने के लिए झुकी। उसने वह अंगूठी बड़े प्यार से मुझे पहनाई। उसने धीरे से कहा, नाराज मत हो, ये सब इसके लायक नहीं है। मैं फुइनान की बाहों में झुक गया और सिर हिलाया। ये नजारा लीरोइन के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। दर्द इतना था कि उसका दम घुटने लगा। होटल से बाहर निकाले जाने के बाद लीरोइन सड़क पर बैठ गई। उसके घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। ये मैरिज कंपनी का कॉल था। मिस्टर लू, आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? सेरेमनी की जगह तैयार है। हम और मिस्टर जान बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। कैंसिल कर दो। लीरोइन की आवाज बहुत ठंडी थी। कैंसिल? दूसरी तरफ वाला हैरान था। मिस्टर लू, ये आपकी शादी है जिसकी तैयारी आपने 3 महीने से की है। जगह, सूट और बैंक्वेट का पूरा पेमेंट हो चुका है। अगर आप कैंसिल करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने कहा कैंसिल तो मतलब कैंसिल। लीरोइन गुस्से में चिल्लाई। उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन चकनाचूर हो गई, बिल्कुल उसके दिल की तरह। वो एक बिजली के खंभे के सहारे टिक गई। उसके दिमाग में मुयान की माँ की बातें गूंज रही थीं। पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगीं। हर याद उसे इतना दर्द दे रही थी कि उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद फोन फिर बजा। उसकी माँ का कॉल था। उसने टूटा हुआ फोन उठाया और स्क्रीन स्वाइप करके कॉल रिसीव किया। रुया, शादी कैसी चल रही है? मुयन ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की है ना? मम्मी, सवाल मत पूछो। लीरोइन का गुस्सा फूट पड़ा। अगर उस वक्त आपने मुझे जूजिन से शादी करने के लिए मजबूर न किया होता तो मैं मुयान को कभी न खोती। अब उसने किसी और से शादी कर ली है और उसके बच्चे भी हैं। क्या आप अब खुश हैं? मजबूर किया? लीरोइन की मां सन्न रह गई। फिर उन्होंने शिकायत भरी टोन में कहा, रुया, हमने तुम्हें कब मजबूर किया? उस वक्त तुमने खुद कहा था कि तुम जूजिन से शादी करना चाहती हो क्योंकि जू फैमिली हमें विदेश में सेटल होने में मदद कर सकती है। हम तो इसका विरोध भी नहीं कर पाए थे। मैंने ऐसा कहा था? लीरोइन जम गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ऐसी बात कैसे कह सकती हूँ? मम्मी, मुझसे झूठ मत बोलो। उस वक्त तो आप लोगों ने ही कहा था कि मुझे जूजिन से शादी करनी चाहिए, वरना मैं कभी देश वापस आकर मुयन से नहीं मिल पाऊंगी। हमने ऐसा कब कहा? फोन के दूसरी तरफ से मेरे पिता की आवाज आई। पिता की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। रुंत, क्या तुम पागल हो गई हो? उस वक्त हमने तुम्हें सलाह दी थी कि मुयान के साथ अच्छे से रहो। वो तुम ही थी जिसने हमारी बात नहीं सुनी। तुम जूजिन चेन से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। अब जब उसने किसी और से शादी कर ली है तो तुम हमें दोष दे रही हो। रुंत ने फोन काट दिया। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसकी माँ की बातें उस सबसे बिल्कुल अलग थीं जो उसने जूजिन चेन से कही थीं। क्या उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो उसके पेरेंट्स के दबाव की वजह से नहीं था? तो फिर जॉर्जीचे ने उससे झूठ क्यों बोला? लीरोइन अपनी चोटों को भूलकर सीधे गाड़ी चलाकर जूजिन के घर गई। जब उसने दरवाजा खोला और लू रुयेंट को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, रुयेंट, तुम आ गई? क्या मुयान के साथ तुम्हारी सुलह हो गई? मुझे लगा था कि तुम आज की रात उसके साथ बिताओगी। लू रुयेंट उसे घूरती रही। उसकी नजरें बर्फीली थीं। जूजिन चेन, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो क्या वो तुम्हारी तरफ से कोई झूठ था? मेरी माँ ने कहा कि उस वक्त उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया था। मैं ही थी जो तुमसे शादी करना चाहती थी। लेकिन ये शब्द मैंने कभी नहीं कहे थे। जूजिन चेन एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसकी आंखें भर आईं। रुयेंट, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? उस वक्त हमारे पास वाकई कोई और चॉइस नहीं थी। क्या तुम भूल गई? उस वक्त तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंकल और आंटी इस बात के लिए राजी नहीं है कि तुम मुयान के साथ रहो। वे हर हाल में चाहते थे कि तुम मुझसे शादी करो, वरना वे तुम्हारी इनकम के सारे रास्ते बंद कर देते, जिससे तुम कभी घर वापस नहीं आ पाती। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम्हारे अंकल और आंटी को संभालने में तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने मजबूती से लीरोइन की आस्तीन पकड़ी। उसके आंसू बहने लगे। मैंने एक मर्द होकर तुमसे इतनी जल्दी शादी की और फिर तलाक लिया। अब दूसरे मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त या भाई की तरह नहीं मानता। मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लीरोइन उसे देख रही थी। उसका दिल थोड़ा दुखा। उसके अंदर के शक फिर से डगमगाने लगे। उसने एक ठंडी आह भरी। सॉरी, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। शायद मैं ही गलत हूँ। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त परेशान हो। जूजिन चेन ने अपने आंसू पोंछे। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर धीरे से थपकी दी। अगर तुम अभी भी मुयान के साथ सुलह करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता सोचूंगा। हम भाई जैसे हैं। आखिर में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लायराइन ने सिर हिलाया। वो मुड़ी और चली गई। उसने वो पल नहीं देखा जब वो मुड़ी थी। जूजी एनजीसीएचएन की आंखों में क्रूरता की एक चमक कौंधी। लीरोइन घर वापस आई। वह बिस्तर पर लेट गई। वो करवटें बदलती रहीं, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे जिन मुयान की याद आ रही थी। उसे याद आया कि उसने क्या कहा था।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल में कुछ अटका हुआ है। उसने अपना चैट खोला, उसने दूसरे अकाउंट से जिन मुयान को ऐड किया, उसने उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक की। वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीरों से भरी हुई थी। पहली फोटो में फ्यू अनरैन पानी में नियन एक्स के साथ खेल रही थी। दूसरी फोटो में फ्यू अनरैन उसे स्ट्रॉबेरी छीलकर खिला रही थी। तीसरी फोटो में उनकी 3 लोगों की फैमिली समुद्र किनारे छुट्टियां मनाकर वापस आ रही थी। सूरज की रोशनी उन पर चमक रही थी। वो सब इतना प्यारा और खुशनुमा था कि किसी को भी जलन हो जाए। लीरोइन उन तस्वीरों को देखती रही। उसके आंसू बहने से नहीं रुक सके। उसे पुराना वक्त याद आया। उसने भी जिन मुयान से इस बारे में बात की थी। वो उसे समुद्र किनारे छुट्टियों पर ले जाना चाहती थी। वो बच्चों की परवरिश में उसका साथ देना चाहती थी, लेकिन उसके वो वादे, वो उन्हें नहीं निभा सकी। वो जितना ज्यादा देखती उतना ही उसका दिल दुखता। उसने चैट बंद कर दिया। उसने तुरंत किसी से ये पता लगाने के लिए कहा कि उस वक्त असल में क्या हुआ था। 2 दिन बाद असिस्टेंट दस्तावेजों का एक ढेर लेकर उसके पास आई। मैडम लियू, मुझे पता चल गया है। उस वक्त जू फैमिली ने आपकी फैमिली के बिजनेस को हड़पने की साजिश रची थी। उन्होंने ही आपके माता पिता को विदेश जाने के लिए मजबूर किया था। मिस्टर जू ने आपकी माँ के मैसेज भी फर्जी तरीके से भेजे थे। उसने उन सभी मैसेज को भी रोक दिया था जो आपने मिस्टर जान को भेजे थे, जिनमें वो मैसेज भी शामिल थे जिनमें आप मिस्टर जान को सब कुछ साफ साफ बताना चाहती थीं। असिस्टेंट ने उसे डॉक्यूमेंट्स थमा दिए। मिस्टर जू और उसके पिता के बीच फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी है। इसमें जिक्र है कि आपको कैसे फंसाना है और मिस्टर जान से कैसे अलग करना है। लायराइन ने डॉक्यूमेंट्स लिए उसके हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि जॉर्जीचे हर बार उसे कहता था, रुंत, हम दोस्त हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। असल में सब कुछ झूठ था। उसने शुरू से ही उसे धोखा दिया था। लीरोइन का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। उसने गाड़ी की चाबियां उठाईं और जूजी एनजीसीएचएन के घर की तरफ भागी। जू का घर खाली था। उसने जूजी एनजीसीएचएन को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसे उस बार की याद आई जहां जूजी एनजीसीएचएन अक्सर जाता था। वो गाड़ी चलाकर वहां पहुंची। बार की लाइटें मध्यम थीं और संगीत बहुत तेज था। लायराइन ने एक कोने में जूजी एनजीसीएचएन को देखा। वो एक अनजान औरत के सहारे टिका हुआ था। उसके हाथ में गिलास था और वो नशे में बातें कर रहा था। पास से देखने पर उस अनजान औरत के नए नक्श 80% उससे मिलते जुलते थे। ये समानता घिनौनी थी। वो बेवकूफ लीरोइन, वो अभी भी सोचती है कि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ। मैं 5 साल तक उसके साथ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसके मन में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। मुयान की तो पहले ही शादी हो चुकी है। वैसे भी वो आज नहीं तो कल मेरी ही होगी। और क्या, तलाक? और क्या हुआ अगर वो प्यार नहीं करती? सिर्फ मैं ही उसके प्रति सच्चा हूँ। लीरोइन पास ही खड़ी थी, उसकी बातें सुन रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने जोर से वार किया हो। दर्द इतना था कि वह बमुश्किल खड़ी हो पा रही थी। वो झपट कर आगे बढ़ी और जूजिन चैन को जोर से खींचा। उसका मुक्का दीवार पर लगा और तुरंत खून निकलने लगा। जूजिन चैन, तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला। जूजिन चैन उसे नशे में धुत आंखों से देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रियंट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे घर ले जाने आई हो? चुप रहो, लीरोइन गुस्से में चिल्लाई। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। जूजिन चैन, तुम्हें वाकई मर जाना चाहिए। जब तुम्हारा नशा उतरे तो अपनी गलतियों का पछतावा करना। वो मुड़ी और बार से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मुयान को ढूंढना, उसे सब कुछ साफ साफ बताना और उससे माफी मांगना। लीरोइन गाड़ी चलाकर फू की विला तक पहुंची। रात काफी हो चुकी थी। विला की लाइटें अभी भी जल रही थीं। खिड़की से अंदर का खुशनुमा नजारा दिख रहा था। फुइनन लिविंग रूम में नियन एक्स के साथ कार्टून देख रही थी। जिन मुयान बगल में सोफे पर बैठा था। बीच बीच में वो अपनी नजरें उठाकर उन्हें देखता और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती। छोटा लड़का हर मिनट में 10 बार पापा चिल्लाता। हर बार जिन मुयान बड़े प्यार से जवाब देता, पापा यही है। नियन एक्स, नियंसी बहुत आज्ञाकारी है। मम्मी को परेशान मत करो। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं नियंसी को ऐसे ही पसंद करती हूँ। बस थोड़े और बहादुर बनो ताकि बाद में कोई बुरी औरत तुम्हें बेवकूफ न बना सके। जिन मुयान की मुस्कान जम जाती है। पता नहीं वो क्या सोच रहा है। उसकी टोन गंभीर हो जाती है। हाँ, बुरे लोगों के झांसे में मत आना। मेरे बेटे को अपनी माँ जैसी परफेक्ट पत्नी ढूंढनी चाहिए। लीरोइन का दिल अचानक बैठ जाता है। दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसमें नीचे आने की हिम्मत नहीं बची। हाँ, अब वो उसके लिए एक बुरी इंसान है, एक झूठी है, लेकिन अब वो उसकी प्रेमिका नहीं रही। वो उसकी खूबसूरत जिंदगी की इकलौती नाकामी है, इकलौती गलती। उसे जिन मुयान के साथ बिताए पल याद आते हैं। उसकी मीठी यादें अब तेज चाकू बन चुकी थीं जो बेरहमी से उस पर वार कर रही थीं। हवा जमीन पर पड़ी पत्तियों को उड़ा ले जा रही है। लीरोइन दरवाजे पर किसी खोए हुए, बेसहारा और निराश बच्चे की तरह दुबकी बैठी है। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। नियांसी अचानक दरवाजे की तरफ देखता है। जब मैं उस तरफ देखने के लिए मुड़ा तो वहां सिर्फ गिरी हुई पत्तियां थीं। उस रात मैं दरवाजे की खाली सीढ़ियों को देख रहा था। हवा में उड़ती पत्तियों ने मेरे दिल में कोई जज्बात पैदा नहीं किए। यनरन पास आती है। उसने सोते हुए बच्चे को पकड़ा हुआ है। वह पीछे से मुझे धीरे से गले लगा लेती है। उसकी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकी है। उसकी आवाज बहुत कोमल है, जैसे अभी नींद से जागी हो। बाहर ठंड है, प्लीज अंदर आ जाओ, कहीं तुम्हें जुकाम न हो जाए। मैं पीछे की तरफ से उसका हाथ थाम लेता हूँ। मेरी उंगलियां उसके हल्के उभरे हुए पेट को छूती हैं। वहां हमारा दूसरा बच्चा पल रहा है। मेरा दिल पूरी तरह पिघल जाता है।
5 साल पहले मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। वह यनरन ही थी जिसने मुझे वहां से निकालने के लिए हाथ बढ़ाया था। उसने धीरे धीरे मुझे फिर से जोड़ा। उसने मुझे एक असली घर दिया। अगली सुबह नियांसी चप्पल पहनकर मेरे बिस्तर पर कूद पड़ा। उसका छोटा सा सिर मेरी बाह से रगड़ता है। वो अपनी मासूम आवाज में बुलाता है, पापा जल्दी उठो, मम्मी ने आपके लिए हाफ बॉइल्ड एग बनाया है, अगर आप नहीं उठे तो मैं सब खा जाऊंगा। मैं मुस्कुराता हूं और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूं। मैं धीरे से उसके गाल थपथपाता हूं। छोटे लालची, कल आइसक्रीम किसने खाई थी? रात को पेट में दर्द किसे हुआ था? नियंजी जीभ चढ़ाता है और मेरी बाहों से निकलकर यनरन का हाथ पकड़ने के लिए भागता है। मम्मी, पापा मुझे चिढ़ा रहे हैं। यनरन मुस्कुराती है और उसके बालों को सहलाती है। वह मुझे गुनगुना दूध थमाती है। उसकी आंखों में अटूट प्यार भरा है। उसे प्रेग्नेंट हुए 3 महीने हो चुके हैं। मॉर्निंग सिकनेस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसका चेहरा अब भी थोड़ा पीला है, फिर भी वो हर रोज जल्दी उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो घर की हर चीज बहुत सलीके और देखभाल से संभालती है। मैं दूध लेता हूं और उसका हाथ अपनी कमर के चारों तरफ लपेट लेता हूं। मैं उसे अपने करीब आने का इशारा करता हूं। मैंने तुम्हें जल्दी न उठने के लिए कहा था, मैं खुद संभाल सकता हूं। अगर तुम थक जाओगी तो ये ठीक नहीं होगा। यनरन अपनी नजरें ऊपर उठाती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। मैं तुम्हारे और नियंजी के लिए खाना बना सकती हूँ। मैं खुश हूँ। ऐसे दिन जो सादे हैं लेकिन सुकून भरे हैं। ये वही खुशी है जिसकी मैंने 5 साल पहले कल्पना भी नहीं की थी। नियांसी को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मैं काम पर चला गया। मेरे असिस्टेंट ने अभी मेरे डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स रखे ही थे। उसने बातों बातों में जिक्र किया कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट लू फैमिली, जो फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो गई। असिस्टेंट की टोन में थोड़ी उदासी थी। प्रेसिडेंट लियू ने जू फैमिली के जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। फैमिली की डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से हड़पने की कोशिश के सारे सबूत दे दिए गए हैं। साथ ही जिजिंग चेन द्वारा कंपनी के फंड्स का गबन करने के सबूत भी मिले हैं, जो कमर्शियल फ्रॉड का पुख्ता सबूत है। अब जो फैमिली की कंपनी दिवालिया हो चुकी है और लिक्विडेशन में है। जू जिनचन चेन को 7 साल की सजा सुनाई गई है। वो कल जेल चला गया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जुजिनचन जैसे आदमी ने सब कुछ कैलकुलेट किया था। उसने 5 साल तक लिरुइन को धोखा दिया। आखिरकार उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। यह पूरी तरह से उसके कर्मों का फल है। असिस्टेंट ने आगे बताया, कहा जाता है कि जेल जाने से पहले जुजू जिनचन के सारे फर्जी दोस्त गायब हो गए। उसने प्रेसिडेंट लियू से माफी मांगी, लेकिन प्रेसिडेंट लियू ने उसे मिलने का मौका तक नहीं दिया और वो औरत जिसे उसने पाल रखा था, जो प्रेसिडेंट लियू जैसी दिखती थी, वो उसका आखिरी पैसा भी लेकर भाग गई। अब उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब जेल के अंदर भी उसकी हालत ठीक नहीं है। उसने पहले बहुत से लोगों को नाराज किया था, इसलिए वहां उसे काफी परेशान किया जा रहा है। वो पूरी तरह टूट चुका है। मैंने बस सिर हिलाया। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। जुजिनचन ने अपनी किस्मत खुद चुनी थी। वो इस लायक नहीं है कि मैं उसमें दिलचस्पी लूं। दूसरी तरफ लिरुइन के बारे में सर्कल के लोग कहते हैं कि वो अब बिल्कुल बदली हुई इंसान लगती है। पुरानी लिरुइन जो बहुत चमक धमक वाली और घमंडी थी, वो जहां भी जाती थी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। भीड़ में वो हमेशा सबसे ज्यादा चमकती थी। अब वो सोशल इवेंट्स में कम ही दिखती है। उसने अपनी फैमिली का ज्यादातर बिजनेस अपने पेरेंट्स को सौंप दिया है। वो शहर के साउथ में उसी पुराने छोटे अपार्टमेंट में अकेली रहती है जो हमारे पास हुआ करता था। वो लगभग कभी बाहर नहीं निकलती। उससे मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब मैं यनरन को अल्ट्रासाउंड के लिए ले गया था। उस दिन यनरन का अल्ट्रासाउंड अभी पूरा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा हेल्दी है। मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पकड़ी हुई थी। उस पर छोटे से निशान को देखकर मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। जैसे ही मैंने नजरें उठाईं, मैंने गलियारे के आखिर में लिरुइन को देखा। वो बहुत दुबली हो गई थी। उसके गाल धंस गए थे। उसके लंबे बाल, जो पहले हमेशा सलीके से बने होते थे, अब पीछे की तरफ लापरवाही से बंधे थे। उसने एक स्वेटशर्ट और पुरानी जीन्स पहनी थी। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। वो हमें खाली नजरों से देख रही थी। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर वो एक डरे हुए खरगोश की तरह लग रही थी। वह अचानक मुड़ी और लड़खड़ाते हुए भाग गई। यनरन ने मेरी नजर का पीछा किया। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। वो मैडम लू है? मैंने सिर हिलाया। मैंने अपनी नजरें हटा लीं। मैंने सावधानी से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मोड़ी और उसे अपने बैग में रख लिया। मैंने उसे बाहर निकलने में मदद की। उसकी फिक्र मत करो, चलो घर चलते हैं। यनरन मुस्कुरा दी। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कभी लिरुइन की वजह से कोई तमाशा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि वो मुझ पर पूरा भरोसा करती है और मुझे अच्छी तरह समझती है। मैं अपना सारा पास्ट पीछे छोड़ चुका हूँ। मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर सिर्फ वो और मेरा बच्चा है। बाद में मैंने अंकल वैंग से सुना कि लिरुइन कई बार हमारे इलाके में आई है। वो हमेशा गेट पर खड़ी रहती है, दूर से देखते हुए। नियांसी गार्डन में खेलता रहता है, पर वो कभी पास आने की हिम्मत नहीं करती। एक बार नियांसी पतंग लेकर दौड़ते हुए बाहर आया और लगभग उससे टकरा ही गया था। वो इतनी डर गई कि उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने नियांसी के लिए पतंग उठाई और कांपती आवाज में कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फिर वो वहां से ऐसे भाग गई जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं उसे देख न लूं। मैंने ये सुना और बिना कुछ और कहे बस ठीक है कहकर जवाब दिया। सर्कल के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लिरुइन हमारी पुरानी फोटो हाथ में लेकर हर दिन रोती है और वो उन सभी जगहों पर गई जहां हम साथ जाया करते थे। समुद्र किनारे वाला घर, पहाड़ की चोटी वाला बेलवेडियर और यहाँ तक कि वो पुराना नूडल रेस्टोरेंट जहां हम स्कूल के दिनों में अक्सर जाते थे। उसने पूरा दोपहर का वक्त उस रेस्टोरेंट में बिताया और बीफ नूडल्स के 2 बोल ऑर्डर किए जो मुझे कभी बहुत पसंद थे।
एक बोल उसके सामने रखा था। उसने उसे छुआ तक नहीं और अपने बोल में से भी सिर्फ कुछ ही निवाले खाए। उसके आंसू सूप के बोल में गिर रहे थे। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे पछतावा था कि वह उस वक्त बिना कुछ कहे विदेश चली गई। पछतावा था कि उसने अकेले सारी नाइंसाफी सही। पछतावा था कि उसने जूजीन चैन के झूठ पर यकीन किया। पछतावा था कि उसने उस इंसान को खुद से दूर कर दिया जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब वो आखिरकार उस धोखे से बाहर निकल पाई और पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहां उसका इंतजार करने के लिए नहीं था। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। वीकेंड पर मैं यनरन और नियांसी को छुट्टियों के लिए समुद्र किनारे ले गया। नियांसी बीच पर नंगे पैर दौड़ रहा था। उसने रंग बिरंगे सीपों का ढेर इकट्ठा किया। उसने कहा कि वो अपनी होने वाली छोटी बहन के लिए सबसे सुंदर नेकलेस बनाना चाहता है। यनरन छतरी के नीचे बैठी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मैं उसके बगल में बैठा हूं। मैं उसके लिए बिना बीज वाले अंगूर छील रहा हूं और एक एक करके उसके मुंह में डाल रहा हूं। समुद्र की लहरें नमकीन महक के साथ धीरे धीरे चल रही हैं। सूरज की गुनगुनी रोशनी हम पर पड़ रही है। हवा में भी जैसे मिठास घुली है। नियांसी दौड़कर मेरे पास आता है और अपनी बाहों में सिमट जाता है। उसके हाथ में सबसे बड़ा सीप है। पापा देखो, यह सीप मम्मी के लिए कितना सुंदर है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मैं मुस्कुराते हुए वो सीप ले लेता हूं। मैं उसे यनरन की तरफ बढ़ाता हूं और माँ बच्चे की इस खुशी को देखकर मेरा दिल सुकून से भर जाता है। यनरन मेरे कंधे पर झुक जाती है। वो धीरे से कहती है, यह वाकई बहुत अच्छा है। मैं अपना सिर झुकाता हूं और उसके माथे को चूमता हूं। मैं उसका हाथ थाम लेता हूं। तुम दोनों के साथ सब कुछ परफेक्ट है। हर जगह अच्छी है। जहां तक लीरुइन का सवाल है, उसका पछतावा और उसके आंसू अब मुझे प्रभावित नहीं करते। उसकी जिंदगी उसका अपना चुनाव है। जो भी अच्छा या बुरा है वह उसे खुद भुगतना है। मेरी जिंदगी में अब उसके लिए लंबे समय से कोई जगह नहीं है। मेरी नरमी, मेरा लगाव और मेरी बाकी की जिंदगी सिर्फ मेरी पत्नी, मेरे बच्चों और उस इंसान के लिए है जिसने मुझे एक असली घर दिया। जब सूरज ढलने लगता है, नियंजी मेरा और यनरन का हाथ थाम लेता है। रेत पर हमारे पैरों के निशानों की एक लंबी कतार बन जाती है। दूर तक देखते हुए मैं अपने बगल में यनरन को देखता हूं जिसकी आंखें मुस्कुराहट से चमक रही हैं। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल है, ऐसे ही हमेशा के लिए। ये बहुत अच्छा है।